हेलो गुड इवनिंग दोस्त। हाय, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए चलते इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का बायोलॉजी, जो चैप्टर 8 होगा, जो मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहले वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में जानकारी लिए, यानी जानकारी प्राप्त किए हैं, कुछ टॉपिक्स के बारे में जाने हैं। और आज इस वीडियो में जो जानेंगे यह उस चैप्टर का दूसरा भाग होगा, यानी दूसरा पार्ट्स होगा। इसमें आज हम जानेंगे कि वह कौन से रोग होते हैं जो सामान्य रूप से मतलब कि एक मनुष्य में देखे जाते हैं, या किस प्रकार के होते हैं, या कौन कौन से होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के बाद आप चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक जो होगा, जिस टॉपिक के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे, वह टॉपिक होगा कुछ सामान्य मानव रोग। ठीक है ना? जो टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है कुछ सामान्य मानव रोग। कुछ सामान्य मानव रोग, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स जानेंगे। यह किस प्रकार का होता है और कैसे हो जाता है, और इसका उपचार क्या हो सकता है। ठीक है ना? तो जो क्लास 12 में बच्चे पढ़ते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह चीज़ परीक्षा के हिसाब से यह चीज़ जितना इसमें पढ़ाया जाता है, जितना बताया जाता है, सारा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग चाहेंगे तो इसको नोट्स के रूप में भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम ये जानते हैं कि जो कुछ सामान्य मानव में जो रोग होते हैं वह दो प्रकार से होते हैं। पहला क्या होता है? पहला यह होता है जन्मजात या वंशागति। रोग। पहला क्या होता है? जन्मजात या वंशागति रोग। ठीक है ना? दूसरा होता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग के नाम से जानते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला एक जन्म के समय से रोग होता है, और एक जन्म के बाद से मतलब कि जो होने वाला रोग होता है उसे क्या कहते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं। तो इन सब में से पहला हम लोग जानेंगे, पहले पॉइंट को लेते हैं। जन्म के समय या वंशागति के रूप में जो रोग होता है, उन रोगों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और पहला जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम लोग कवर करते हैं। जानते हैं जन्मजात या वंशागति रोग किसे कहा जाता है? जन्मजात रोग वे रोग होते हैं जो जन्म से ही होते हैं, और वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। क्या होते हैं? जन्मजात रोग वे रोग होते हैं जो जन्म से ही होते हैं। ठीक है ना? जैसे बच्चा जन्म लिया उसी समय से वह रोग क्या हो जाएगा? उसके शरीर में आ जाएगा, और वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। ठीक है ना? अगर उस लड़के को वह रोग हुआ है तो ठीक उसका जब शादी होगा, फिर उसका जब बच्चा होगा, तब उसके आने वाले संतान में भी वह रोग दिखाई देता है। ठीक है ना? तो वैसे रोगों को हम क्या कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं, यानी जन्म के समय से होने वाले रोग को जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे में हम देखें, ठीक है ना? जैसे में कुछ ऐसे रोग होते हैं जो क्या होते हैं कि जन्म से ही मतलब कि रहते हैं। ठीक है ना? थैलेसीमिया एक रोग होता है। थैलेसीमिया एक रोग होता है। ठीक है ना? थैलेसीमिया के बाद में हीमोफीलिया एक रोग होता है। हीमोफीलिया
हीमोफीलिया, ये जो रोगों को मैं नाम यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ये रोग सब जन्मजात रोग होते हैं, ठीक है ना। और ये रोग जन्म से ही मतलब कि उस व्यक्ति में आ जाते हैं, और जब तक वह मरता नहीं तब तक ये रोग उसमें रहते हैं। जन्मजात या वंशागति, वही जो वंश के हिसाब से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, उसी को वंशागति के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 बीमारी का मैंने नाम लिखा हूँ। अब इसके आगे और भी एनसीईआरटी में दिया गया है, आप लोग चाहें तो मतलब उसमें से नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम जाने जन्मजात या वंशागति रोग क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोग चाहें तो इसका नोट्स भी मतलब लिख सकते हैं। जो जैसा मैं लिखा हूँ वैसा आप लोग लिख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक से भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जाने जन्मजात रोग या वंशागति रोग किससे कहते हैं। आइए अब चलते हैं। आई होप यह पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलेंगे अगले पॉइंट्स की तरफ। अब जो हम लोग का दूसरा पॉइंट होगा वह होगा उपार्जित रोग, ठीक है ना। यह उपार्जित रोग। अब उपार्जित रोग कितने होते हैं, पहले सबसे ये पहले जानेंगे कि उपार्जित रोग किसे कहा जाता है, और तब जानेंगे कि उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा, उपार्जित रोग हम उसे कहते हैं वैसे रोग जो जन्म के पश्चात, वैसे रोग जो जन्म के पश्चात होते हैं उसे उपार्जित रोग कहा जाता है। इसे उपार्जित रोग कहा जाता है। वैसे भी इसका अर्थ यही होता है, उपार्जित का अर्थ यह होता है कि जो रोग होता है वह जन्म के पश्चात जो मतलब किसी कारणवश वह रोग उत्पन्न हो गया है, उसे उपार्जित रोग कहा जाता है। यानी किसी कारणवश से कोई रोग आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, उपार्जित रोग के नाम से जानते हैं। उसे वैसे रोग जो जन्म के पश्चात, जन्म के बाद होते हैं, उसे उपार्जित रोग कहा जाता है किसी कारणवश, ठीक है ना। उसमें आप लोग ये भी मेंशन कर लीजिएगा, किसी कारणवश वह रोग उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपार्जित रोग के नाम से जानते हैं। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब ये हम जानेंगे कि आखिर उपार्जित रोग होते कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। आइए जानते हैं उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं। उपार्जित रोग जो होते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उपार्जित रोग जो होते हैं वह 2 प्रकार से होते हैं। उपार्जित रोग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है ना। पहला रोग है असंक्रामक रोग, ठीक है ना। असंक्रामक रोग और एक होगा संक्रामक रोग। ठीक है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं। उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक संक्रामक रोग और दूसरा संक्रामक रोग होता है। इन दोनों में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस अंतर नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा उन दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। इसका अर्थ ये होता है, असंक्रामक का अर्थ क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं तब इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। यह वैसे असंक्रामक वैसे रोग होते हैं
या दूसरे व्यक्ति के पास वे रोग नहीं फैलते हैं। यानी वैसे व्यक्ति जो बीमारी से ग्रस्त होते हैं और उनका रोग एक दूसरे व्यक्ति के स्पर्श में नहीं जाता है, यानी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है ना। इसका डिफिनेशन, असंक्रामक रोग का डिफिनेशन ये होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास वह रोग नहीं जाता है, यानी वो रोग नहीं फैलता है, और उसे हम क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। आप जानते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। पहले इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे, तब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो पहले एक एक करके हम लोग जानते हैं। अब इस चीज़ को हटाते हैं। असंक्रामक रोग क्या होता है, किसे कहते हैं, ये आप हम लोग जान गए। अब इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, यह कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है ना। असंक्रामक जो रोग होता है कितने प्रकार के होते हैं, अब इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों का। शायद उम्मीद करते हैं कि जो जितने सारे पॉइंट्स बताए हैं आप लोग क्लियर होते होंगे। और आप लोग अगर यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरा चैनल। अगर नहीं चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इस क्लास के जितने भी वीडियो बने हैं या जितने वीडियो अपलोड किए जाते हैं शायद वो आप लोग को नहीं मिल सकेंगे। इसीलिए अगर यदि आप लोग चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक दिन का जो वीडियो होगा आप लोग को मिलेगा और आप लोग का पूरा बढ़िया से अच्छा से तैयारी भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कुपोषण। कुपोषण संबंधी, ठीक है ना, कुपोषण संबंधी। उसके बाद आपका एलर्जी होगा। ठीक है ना, एलर्जी होगा। उसके बाद से एलर्जी के बाद से आपका कैंसर होगा। कैंसर के बाद से अपहासित रोग। अपहासित होना चाहिए। अपहासित रोग। नेक्स्ट है निर्भरता। ठीक है ना। आप लोग घबराने की थोड़ा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आप लोग को एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। इसमें से और एक दो अधिक भी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, और बाकी इसमें कुछ में एक दो कम बताया हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें दिए हैं तो पढ़ना जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ पर उस चीज़ को मेंशन नहीं किया हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पर बता दिया हूँ। इसको समझते हैं। कुपोषण संबंधित जो रोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कुपोषण का जो कोई शिकार होता है जो बच्चा या जो व्यक्ति, एक दूसरे व्यक्ति में अगर यदि कुपोषण का वो रोग लगा हुआ रहता है तो वह रोग फिर दूसरे के व्यक्ति में नहीं जा सकता। यानी अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर कुपोषण का शिकार है और बैठा है, अगर यदि उसके पास हम बैठते हैं, उससे बोलते हैं, उससे बातें करते हैं, तो इस प्रकार का नहीं है कि उसका बीमारी निकल करके हमारे शरीर में आ जाएगा। इस प्रकार की कोई प्रक्रिया उसमें नहीं होती है। उसे हम क्या कहते हैं, कुपोषण संबंधित रोग कहा जाता है। इसमें एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास रोग नहीं जाता है। जैसे में इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो पहले के समय इसमें रोग क्या होता है, सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। बेरी एक रोग होता है, उसके नाम से भी जाना जाता है। ये रोग का नाम है। ठीक है ना। सूखा रोग होता है, बेरी रोग होता है, और भी मतलब रोग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए दो ही मतलब के रखे हैं। ये पोषण संबंधित
रोग है, ठीक है ना। यह कुपोषण का अगर यदि शिकार हो जाएगा तो उसमें यही सब बीमारियां देखने को मिलता है, ठीक है ना। आइए एलर्जी के बारे में जानते हैं। एलर्जी में क्या होता है। एलर्जी एक ऐसा मतलब कि होता है जो मतलब कि धूल की वजह से हो सकता है, परागण के कारण हो सकता है, रेशम विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म रेशमों मतलब सूक्ष्म कीटों के द्वारा भी हो सकते हैं एलर्जी। एलर्जी जब होते हैं तो देखिएगा शरीर के ऊपर दाने दाने दिखाई देने लगते हैं, ठीक है ना, वो एलर्जी उसे कहा जाता है। तो हमारे शरीर में जो एलर्जी होते हैं, ठीक है ना, ये रासायनिक पदार्थ अथवा फीवर वगैरह का बीमारी सुने, फीवर, ठीक है ना, अस्थमा, ठीक है ना, अस्थमा एक रोग होता है, दूसरा फीवर होता है, ये सब रोगे होते हैं, ठीक है ना। अगर जितने धूल होते हैं अगर ये हमारे शरीर में जाएंगे तो एलर्जी के कारण देखिएगा ना, कहीं कहीं आप लोग जाइएगा तो वातावरण के कारण या कहीं प्रदूषण ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से शरीर में चिड़चिड़ाहट होने लगता है, खुजलाने लगता है, ठीक है ना। ये जैसे मतलब ये धूल कण या परागकण या जो छोटे सूक्ष्म कण होते हैं वो अंदर जब जाएंगे तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारी को जन्म देते हैं, जिससे पहला अस्थमा होता है, फीवर के नाम से जानते हैं। दो बीमारी होते हैं जो एग्जाम्पल के मशहूर हैं। कैंसर के बारे में जानते हैं तो कैंसर का अर्थ ये होता है कि कैंसर वैसे मतलब कि शरीर में होता है जो हमारे शरीर में जो कोशिका विभाजन होता है वह विभाजन होने के बाद किसी कार्य में नहीं लगता है और वही कोशिका कैंसर का रूप धारण कर लेती है, ठीक है ना। तो वही कैंसर का रूप क्या करती है, धारण कर लेती है। अगर जो कोशिका विभाजन हुआ अगर वह कोशिका किसी काम में नहीं लगा, यानी हमारे शरीर में विभाजन के बाद वो किसी काम में नहीं लगता है तो वह ट्यूमर का रूप धारण करेगा और ट्यूमर का जब रूप धारण करेगी तो क्या जिसका कैंसर का रूप धारण कर लेगी, उसे हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। अफासित रोग कहते हैं। अफासित रोग में मोतियाबिंद होता है, ठीक है ना, मोतियाबिंद होता है एक, इसमें जो रोग होने वाला है वह मोतियाबिंद होता है, अर्थाइटिस रोग होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो इसमें मोतियाबिंद का रोग होता है और अर्थाइटिस का रोग होता है वह इसके शरीर में यानी जो कार्य सुचारू रूप से होना चाहिए वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है, तो जब नहीं करेगा सुचारू रूप से कार्य तभी यह रोग उत्पन्न होते हैं, जिसे मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। हमारा शरीर सुटेबल रूप से मतलब काम करना चाहिए, अगर यदि सुटेबल रूप से काम नहीं करता है, कहीं किसी पार्ट्स में दिक्कत होती है, रुक रुक कार्य करता है, तब उस समय यह बीमारी होता है। अर्थाइटिस रोग होगा या मोतियाबिंद का रोग मतलब कि देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यह पता चल गया कि मोतियाबिंद के रोग कैसे होते हैं। यानी जो हमारे शरीर में जो कार्य नियंत्रण होता है ना वो पूर्ण रूप से नहीं होता है। कहने का मतलब इस तरह समझिए कि जो हमारे शरीर में कार्य होता है वो पूर्ण रूप से नहीं होता है, आधा अधूरा होता है। तो जब आधा अधूरा होगा तो वही हमको लक्षण देखने को मिलता है मोतियाबिंद में या अर्थाइटिस रोग, ठीक है ना। अब नेक्स्ट होता है निर्भरता, ठीक है ना। निर्भरता एक ऐसा बीमारी है जो आप लोग देखे होंगे गाँव में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब ड्रग्स करते हैं, ड्रग्स के शिकार हैं, एल्कोहल पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ठीक है ना। इन सब के जो धुआं निकलता है यह सब धुआं ही हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये निर्भरता का बीमारी उत्पन्न करता है, ठीक है ना। ये सब बीमारी के पार्ट्स हैं, ये सब क्या है, बीमारी के पार्ट्स हैं। पोषण संबंधित एलर्जी, कैंसर, अपहासित रोग और निर्भरता। लेकिन कौन किसके कारण होता है या कौन किस में लक्षण दिखाई देता है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया हूँ। जो निर्भरता का रोग होता है वो ड्रग्स के, अल्कोहल के या सिगरेट के धुएं के वजह से मतलब कि होता है, ठीक है ना। अपहासित जो रोग होता है इसमें जो हमारा कार्य शरीर जो पूर्ण रूप से कार्य करता है उसमें आधा अधूरा कार्य करने की वजह से यह पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता है, तो वह रोग होते हैं कौन से, मोतियाबिंद और अर्थाइटिस रोग होते हैं। कैंसर वह होता है जो हमारे शरीर में विभाजित जो कोशिकाएँ होती हैं वह अगर यदि कोशिका किसी कार्य में नहीं लगती है तो वह क्या चीज़ का रूप धारण करती है, ट्यूबर का, और ट्यूबर का जब रूप धारण करेगी तो वही कैंसर के रूप में वो आगे निकल करके आएगा। बाकी एलर्जी के बारे में बताएं, अस्थमा, फीवर और कुपोषण का संबंधित जो रोग होता है, सूखा रोग और भेड़िए रोग। तो ये हम लोग जान गए कि मतलब कि असंक्रामक रोग मतलब कि क्या क्या होते हैं और कौन कौन से रोग होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स जाने हैं। अब हम जानेंगे इसी का जो दूसरा पार्ट्स होता है संक्रामक रोग, अब उसमें क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। आइए इसको हम हटाते हैं और उसके बारे में जानते हैं।
आई होप कि इस पॉइंट्स आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगर यदि पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा तो एक लाइक मेरी वीडियो को जरूर दीजिए। अगर यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और मैं क्या कहूँ, अगर यदि आप लोग का एक लाइक बनता है और यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे मेरा भी मतलब कि आगे ज़्यादा मतलब ग्रोथ होगा और आप लोग का भी अच्छा मतलब कि एजुकेशन मिल पाएगा। संक्रामक रोग ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये जो संक्रामक रोग होते हैं, ये संक्रामक रोग दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष संक्रामक होता है, एक प्रत्यक्ष संक्रामक, और एक होता है अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग। अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग, ठीक है ना। ये दो प्रकार के रोग होते हैं। कौन सा संक्रामक जो रोग होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तभी आप लोग भूलिएगा मत, एक चीज याद रखिएगा, ये संक्रामक है तो इसको ऐसे भी मतलब पे लिखा गया है, संक्रमण के नाम से भी लिखा गया है। यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। संक्रमक संक्रमक, ठीक है, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। और ये सबसे पहले हम ये जानते हैं संक्रमक रोग क्या होता है, तब हम जानेंगे इसके जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में, ठीक है ना। संक्रामक रोग वो होते हैं जैसे कवक के द्वारा फैलते हैं, या विषाणु के द्वारा फैलते हैं, या जीवाणु के द्वारा फैलते हैं, या प्रोटोजोआ के द्वारा आदि जीवाणु का क्या होते हैं फैलते हैं, ठीक है ना। और यह एक दूसरे के संपर्क में होने की वजह से क्या होते हैं फैल जाते हैं, ठीक है ना। अगर यदि किसी व्यक्ति को यहाँ पे अगर यदि जुकाम हुआ है, अगर यदि वो उसके पास बैठ गया तो वह जुकाम उसके पास भी मतलब कि हो जाएगा, यानी संक्रमण होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है संक्रमित हो जाना, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम लोग कुछ दिन पहले देखे हैं जो कोरोना का बीमारी आया था, उसमें क्या होता था कि जो किसी को सर्दी जुकाम होता तो उसके पास कोई दूसरा नहीं बैठता था, क्योंकि उससे क्या संक्रमण हो जाएगा, यही कारण था, ठीक है ना। तो संक्रमण जो बीमारी होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने की संभावना बनी होती है, यानी बीमारी फैलने के कारण होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं संक्रमण रोग कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्रत्यक्ष संक्रमण यानी संक्रमण, और दूसरा अप्रत्यक्ष संक्रमण, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं प्रत्यक्ष संक्रमण किसे कहते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक संक्रमण निम्न प्रकार से हो सकते हैं, इसका कोई यह रूप धारण नहीं किया गया है कि 5 प्रकार से होंगे या 2 प्रकार से होंगे या 3 प्रकार से होंगे, यह कई प्रकार निम्न प्रकार से या प्रत्येक संक्रमण हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, ठीक है ना, पहला होता है दाद, ठीक है ना, खुजली, दांत खुजली, ठीक है ना, खास आदि। अगर यदि किसी व्यक्ति को दांत खुजली या खास हुई है, ठीक है ना, अगर आप उसके सीधे संपर्क में जाते हैं तो वह बीमारी आपको भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो याद रखना है कि अगर ऐसे व्यक्ति जो बीमारी से ग्रस्त है उसके सीधे संपर्क में हमें नहीं जाना है, ठीक है ना। दूसरी जैसे टीबी, निमोनिया, ठीक है ना, टीबी और निमोनिया जो होता है, अगर यदि कोई व्यक्ति अगर यदि छींकता है, ठीक है ना, अगर या वो कफ उसके पास है और थूकता है तो थूके हुए छोटे से जो बूंद उसके मतलब अगर यदि हमारे संपर्क में आ जाते हैं
तो वैसे संपर्क में आने के बाद क्या होगा, वह बीमारी हमको भी फैल सकता है। अगर यदि उस व्यक्ति के पास टीबी है या निमोनिया की बीमारी है, अगर वो हमारे सामने छींकता है या हमारे सामने वो थूकता है, तो उसमें से जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमारे संपर्क में आ जाएंगे, तो वह हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाएंगे और वह बीमारी हमें भी, वह टीबी और निमोनिया का क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है टिटनेस। टिटनेस का आप लोग नाम सुने होंगे। कुछ भी मतलब पुराना वस्तु से अगर यदि कट जाता है तो क्या होते हैं, वो टिटनेस हो जाते हैं। यह रोगाणु किसके कारण होता है? यह जो टिटनेस का बीमारी जो फैलता है वह रोगाणु जनक के कारण होता है, क्योंकि रोगाणु जो होते हैं वातावरण में वह घूमते रहते हैं और वातावरण में क्या रहते हैं, वो मौजूद रहते हैं। जैसे भी कहीं अगर पुराना कोई वस्तु रखा गया है, उसके ऊपर जंग लगा हुआ रहता है, यानी उसी के ऊपर वो क्या रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं। जैसे उनके संपर्क में अगर यदि हमारे शरीर आते हैं, अगर यदि हमारे शरीर से थोड़ा सा उनका टच होता है, तो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद वो टिटनेस का क्या करते हैं, बीमारी फैलाने लगते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इन सब चीज़ों से वो क्या करना है, दूर रहना है। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है एड्स। ठीक है ना, एड्स होता है। ठीक है ना। जो एड्स होता है, यह माता के अपरा, यानी जो माता का जो अपरा भाग होता है उसके कारण, ठीक है ना, उसके कारण क्या होता है, एड्स की बीमारी फैल जाती है। अगर यदि एक ऐसे समझिए, अगर यदि कोई पुरुष अगर एक के साथ संबंध बनाता है, फिर और वही पुरुष फिर दूसरे के साथ संबंध बनाता है, वैसे समय में क्या होते हैं, एड्स की बीमारी फैलती है। यानी एक ही अगर यदि कोई व्यक्ति के पास मान लीजिए एड्स की बीमारी है, अगर यदि वह किसी के साथ संबंध बनाता है तो वह बीमारी उसको भी फैल जाएगी, और फिर वह किसी और से भी बनाता है तो वह बीमारी उसको भी फैल जाएगी। तो वैसे व्यक्तियों से क्या करना है, हमको दूर रहना है। यानी वैसे संपर्क में जो व्यक्ति आते हैं उनको भी एड्स की होने की संभावना बनी रहती है, यानी एड्स हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो होता है रक्त के कारण, रक्तदान के कारण, यानी जो रक्त का समय जो होता है, जो फीमेल में यह भाग होता है, रक्तदान जो प्रक्रिया जो चलती है 28वें दिन के बाद, उसमें क्या होते हैं, हेपेटाइटिस बी एक मतलब कि रोग होता है, जो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण यह फैलता है। ठीक है ना। अगर यदि वह बीमारी किसी व्यक्ति को लगा है और वह किसी सीधे संपर्क में किसी व्यक्ति को है, तो वह हेपेटाइटिस बी जो बीमारी होती है वह विषाणु, उस विषाणु के कारण उसमें भी वह फैल सकती है रक्तदान के कारण। अगर यदि किसी व्यक्ति को मानिए कि मतलब उसको क्या है, उसको हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना, तो हेपेटाइटिस जो बी है, तो वह अगर यदि उससे रक्तदान हम कराते हैं या रक्तदान उससे हम जब लेते हैं, तो वह रक्त में मिले हुए विषाणु हैं, वह विषाणु हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाएंगे और हेपेटाइटिस बी की बीमारी हमको क्या करेंगे, फैला देंगे। तो इस प्रकार मतलब क्या होते हैं, प्रत्येक संक्रमण जो रोग होता है, इस प्रकार एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के समक्ष आने से वो बीमारी क्या होती है, फैल जाती है। ठीक है ना। तो आई होप कि इस पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं, अब प्रत्येक संक्रमण जो रोग होता है वह किस प्रकार का होता है, इतना याद रखिएगा। इसमें क्या होते हैं, एक सीधे संपर्क व्यक्ति में आने से सामने क्या होता है, बीमारी फैल जाती है, लेकिन उसमें इस तरह का नहीं होता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें किसी की माध्यम की आवश्यकता होती है, ऐसे लिख देते हैं, माध्यम की आवश्यकता होती है, सही का टिक लगाते हैं। और इसमें हम लिख देते हैं माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक संक्रमण जो रोग होता है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे व्यक्ति के संपर्क में आने से वो रोग फैलता है, लेकिन इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। जब तक कोई माध्यम नहीं मिलेगा तब तक वो रोग फैलेगा नहीं। ठीक है ना। जैसे कि मानिए कि अगर कोई मच्छर काट दे, ठीक है ना, अगर कोई मच्छर काटता है या मक्खी काट दे या कुत्ता काटता है, तो वह उसके द्वारा जो मतलब कि जो विष फैलेगा हमारे शरीर में, तो वह हमारे शरीर में जाएगा तो कौन सा मतलब की बीमारी फैलाएगा, रेबीज का।
ठीक है ना, मानिए कुत्ता काट दिया, ठीक है ना, मक्खी काट दी, ठीक है ना, उसके बाद से मच्छर काट दिया, ठीक है ना, आदि। अगर कुत्ता काट दिया, मक्खी काट दिया, मच्छर काट दिया, तो इनसे जो रोग हमको फैलता है, मच्छर तो काटेंगे तो डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकते हैं, ठीक है ना, मक्खी भी काटेगी और कुत्ता काटेंगे या जो बिच्छू होती हैं सब काटते हैं, तो क्या होता है, रेबीज की बीमारी होती है और उसके लिए रेबीज का इंजेक्शन हमें दिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना, नेक्स्ट अब देखते हैं, अगर यदि हम अगर यदि क्या होता है, किसी संक्रामक अगर यदि कोई पानी अगर हम पीते हैं, ठीक है ना, अगर मानिए कोई संक्रामक है, ठीक है ना, अगर कोई संक्रमण क्या है, पानी, ठीक है ना, कोई संक्रमण क्या है, पानी, या संक्रमण कोई भोजन है, या संक्रमण कोई पदार्थ है, अगर उसको हम सेवन करते हैं तो उस भोजन में जो मिले विषाणु है या जीवाणु वो हमारे शरीर में क्या करेंगे, प्रवेश कर जाएंगे। जब प्रवेश कर जाएंगे तो प्रवेश करने के बाद क्या हो जाएगा, वह हमारे ही पास वह बीमारी फैल जाएगी। आज संक्रमण जो पदार्थ या बर्फ का पानी या जो भी पानी हम पीते हैं उस समय कौन सी बीमारी होती है, हाइजा या टाइफाइड की बीमारी होती है। यानी संक्रमण पानी क्या, यानी प्रदूषण से फैला हुआ यानी गंदा पानी जब पिएंगे तो टाइफाइड होगा या हाइजा की बीमारी देखने को मिलती है। तो याद रखिए हमको इन सब से क्या करना है, बचना है, कुत्ता से भी बचना है या बिल्ली से भी बचना है, मक्खी मच्छर इन सबसे क्या करना है, बचना है, ठीक। और संक्रमण पानी को नहीं पीना है, यानी संक्रमण भोजन को भी क्या करना है, नहीं पीना है, संक्रमण भोजन को नहीं करना है, या संक्रमित कोई पदार्थ है भोज्य उसको नहीं खाना है, नहीं तो इस प्रकार के होने से टाइफाइड या हैजा की बीमारी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है टीबी, ठीक है ना, या निमोनिया, टीबी या निमोनिया, ठीक है ना। ये सब रोग होते हैं अगर यदि जो संक्रमित धुआं है, ठीक है ना, या संक्रमित धुआं है या कोई सिगरेट पीता है या संक्रमित क्या है तथा धूल है, इन सब चीज़ों से क्या करना है, दूर रहना है, क्योंकि यह सिर्फ अगर यदि वो हमारे शरीर में जाते हैं, देखिए कोई सिगरेट पीता है तो उसके पास नहीं बैठना चाहिए, कोई अल्कोहल करता है उसके पास नहीं बैठना चाहिए, या कोई प्रदूषण ज़्यादा खराब है यानी धूल मिट्टी मिला हुआ उसी जगहों पर हमको नहीं रहना है, क्योंकि उसी से क्या होता है, टीबी या निमोनिया की बीमारी फैलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है संक्रमित वातावरण, संक्रमण वातावरण। अभी आप ये संक्रमण जो वातावरण है अभी आप लोग देखे होंगे, अगर यदि नहीं सुने होंगे तो अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग सुन जाएंगे। जो एक कंजक्टिविटिस जो मतलब कि जो आई फ्लू आया है, जो आँख लाल हो जाती है, आँखों में चुभन होने लगता है, आँख में दर्द होने लगती है, ये सब जो बीमारी आई हैं ये संक्रमण वातावरण के कारण ही होता है। इम्यूडिटी के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जो वायरस होते हैं फैलने के बहुत से चांस होते हैं, और वह उसके कारण हमारे शरीर में नमी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। और ये ठीक इसी प्रकार कंजक्टिवाइटिस जो वायरस होते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है, बार बार हमारे शरीर में पसीना आता है, पसीना आने की वजह से हम अपने आँखों को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, इसकी वजह से जो जीवाणु या विषाणु होते हैं हमारे आँखों में चले जाते हैं और बीमारी को फैला देते हैं। याद रखिएगा संक्रमण जो वातावरण होता है यानी वातावरण का चेंज, ठीक है ना, अभी जो वातावरण का चेंज हुआ है उसके कारण क्या होता है, जो बीमारी चल रही है आई फ्लू, यही बीमारी इस संक्रमण वातावरण के कारण होती है, और कंजक्टिवाइटिस वायरस के कारण ये होता है, याद रखिएगा, इसका आई फ्लू के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे एनसीईआरटी में और भी मतलब पॉइंट्स दिए गए हैं, मतलब इसमें यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स कवर कराया हूँ आप लोगों को, तो आई होप यह पॉइंट्स आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा जो मैं बताया हूँ बात। अप्रत्यक्ष संक्रमण रोग में माध्यम की आवश्यकता होती है, कुत्ता के द्वारा हो सकता है या मक्खी के द्वारा हो सकता है या मच्छर के द्वारा या बिल्ली के द्वारा, किसी के भी माध्यम के द्वारा वह बीमारी फैल सकती है, ठीक है ना। अगर संक्रमण पानी पीते हैं तो कौन सा रोग होता है, ठीक है ना, अगर संक्रमण कोई भोजन करते हैं तो कौन सी बीमारी होती है, ठीक है ना।
अगर कोई धुआं प्रदूषित है या सिगरेट का धुआं या अल्कोहल है, जो भी ये सब करते हैं इस प्रकार का, तो टीबी या निमोनिया की बीमारी होती है। या संक्रमण जो वातावरण होता है, तो ये कंजक्टिवाइटिस वायरस के कारण क्या होती है, आई फ्लू या आँखों में लालपन या इस प्रकार की बीमारी को देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो आई होप कि ऐसे पॉइंट्स पूरा क्लियर हो गए होंगे। अगर यदि पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल और बढ़ेगा। तो आइए बस आज इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, क्योंकि अब जो बाकी सारे जो पॉइंट्स बचे हैं वो अगले वीडियो में जानेंगे, और अगले वीडियो में बाकी सब पॉइंट्स को देखा जाएगा। तो आप लोग अगर यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग एक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा 1000 दुगुना पावर बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों को सब्सक्राइब और लाइक से ही मेरा मनोबल आगे की तरफ बढ़ेगा। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन मैं दे पाऊं और आप लोग का भविष्य अच्छा से बना सकूं। बस आज के लिए इतना ही। अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।